आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मौसम विभाग उत्तराखंड में एक बार फिर बारिश बर्फबारी की संभावना जताई है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि 5 और 6 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की उम्मीद है, जिसके चलते पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है, जिससे तापमान में भी गिरावट आएगी। वहीं मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि 2 से 3 दिन मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा छाने की भी संभावना है। उन्होंने हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, पौड़ी, नैनीताल के मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा छाने की चेतावनी भी जारी की है। 5 और 6 जनवरी 2025 को एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तराखंड के मौसम को प्रभावित कर सकता है, जिसके कारण जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर कहीं कहीं जो है हल्की वर्षा और बर्फबारी मिलने की संभावना है। और आजकल देखेंगे आप जो है मैदानी क्षेत्र हैं जो उत्तराखंड के, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, ऐसे ही जो देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत के जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पर सुबह के समय कोहरा देखने को मिलता है। अगले 1-2 दिन जो है इसी तरीके से मध्यम से घना कोहरा जो है उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में रहेगा, जिसके कारण देखेंगे जैसे देहरादून में भी कोहरा है या हल्के बादल हैं, उसके कारण जो अधिकतम तापमान है उसमें जो है इन क्षेत्रों में गिरावट मिलने की संभावना है। और दिन के समय जो है थोड़ा ठंडा इन क्षेत्रों में, जो मैदानी क्षेत्रों में 1-2 दिन रह सकता है। टिहरी में ठंड को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है और डीएम मयूर दीक्षित ने सभी नगर पंचायत, नगर पालिका के साथ सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अपने नगर क्षेत्र में अलाव जलाने की व्यवस्था करें, जिससे किसी को दिक्कत ना हो। और आज नए साल पर सबसे ज्यादा पर्यटक धनौल्टी, कानाताल और टिहरी झील में बोटिंग करने के लिए पहुंचते हैं, जिसको लेकर जिलाधिकारी ने पुलिस विभाग के साथ बैठक करके पर्यटकों की सुविधा व सुरक्षा को लेकर तैयारियां की हुई है। देखिए, अभी जगह जगह अलाव जलाने की प्रक्रिया चल रही है। आज दिन में भी काफ़ी ठंड थी, तो नगर पालिकाओं के द्वारा दिन में भी कई जगह अलाव जलाए गए हैं। इसके अतिरिक्त कुछ ग्रामीण बाजार क्षेत्र भी हैं जहाँ पर अच्छी भीड़ रहती है, वहाँ पर भी अलाव जलाने की मांग आई थी, वहाँ पर भी हमने व्यवस्था बनाई है। और बिजली विभाग को भी डायरेक्शन दिए गए हैं कि क्योंकि अभी बिजली का जो लोड है वो बढ़ गया है थोड़ा सा, क्योंकि जगह जगह हीटर्स आदि का प्रयोग किया जा रहा है, तो उसके लिए भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं। कोई भी ऐसा पावर कट अभी तक तो नहीं है। और अगर जहाँ जहाँ बर्फबारी ज़्यादा होती है वहाँ पर जो लाइन डैमेज होगी तो उसके लिए अतिरिक्त पोल, वायर, ट्रांसफार्मर्स आदि पहले ही पहुँचाए जा चुके हैं। सर, जहाँ पालाग्रस्त सड़कें हैं, पालाग्रस्त सड़कों पर लगातार चूना छिड़काव किया जा रहा है और साइन बोर्ड्स भी लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त सभी लोगों से अपील है कि जहाँ भी पालाग्रस्त क्षेत्र है वहाँ पर अंधेरे में ट्रैवल करने से बचें, और साथ ही अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो अपनी जो भी ट्रैफिक रूल्स हैं उनका पालन जरूर करें। देखिए, जो हमारे मुख्य पर्यटक स्थल है वहाँ पर बर्फबारी के बाद काफ़ी आवागमन बढ़ जाता है, और जैसे धनौल्टी, कानाताल क्षेत्र है वहाँ पर टूरिस्ट को कोई दिक्कत ना है, इसके क्रम में पुलिस विभाग के साथ बैठक की गई थी और सफिशिएंट पार्किंग मिल सके लोगों को, साथ ही गाड़ियाँ रोड पे ना फिसलें, कोई एक्सीडेंट ना हो, इसके लिए अतिरिक्त फोर्स भी लगाई गई है। और साथ ही जो एनएच जो उस रोड को देखते हैं उनको भी अधिकारी डेप्यूट करने के लिए डायरेक्ट। आपको बताते चले कि इस समय उत्तराखंड शीतलहर की चपेट में है और शीतलहर के बढ़ने के कारण अस्पताल में भी मरीजों की तादाद बढ़ने लगी है। यदि बात राजधानी देहरादून के सबसे बड़े हॉस्पिटल दून अस्पताल की जाए तो दून अस्पताल में भी मरीजों की तादाद बढ़ने लगी है। दून हॉस्पिटल के सीएमएस अनुराग अग्रवाल ने बताया कि सर्दी के मौसम में जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है वैसे वैसे मरीजों की तादाद भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि इतनी बड़ी तादाद नहीं है, लेकिन पहले से कुछ ज्यादा मरीज दून अस्पताल में आने लगे हैं और सबसे ज्यादा मरीज सांस की बीमारी के आ रहे हैं, क्योंकि सर्दी के मौसम में सांस की बीमारी वालों को ज्यादा खतरा बना रहता है। इसके साथ ही दिल के मरीज भी काफी हद तक बढ़े हैं। उन्होंने जनता से अपील की है कि बुजुर्ग, बच्चों और खासकर गर्भवती महिलाएं ऐसे मौसम में घरों से बाहर ना निकले। यदि अति आवश्यक हो तो गर्म कपड़े पहनकर ही घरों से बाहर निकले और सर्दी के मौसम में अपना ख्याल रखें। खासकर शुगर के मरीज, सांस के मरीज और दिल के मरीज सुबह मॉर्निंग वॉक ना करें, धूप के समय में ही मॉर्निंग वॉक करें। हाँ, देखिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक पहाड़ी राज्य है हमारा, जिसमें धीरे धीरे ठंड काफ़ी अपना विकराल रूप भी लेगी। अभी तो शुरुआत है, तो ऐसे में आप लोग के माध्यम से सभी पब्लिक से अपील है कि ठंड से बच के रहें। ऐसे में जो सुबह शाम की अगर हम कोई मॉर्निंग या इवनिंग वॉक करते हैं अंधेरे में, तो वो सबसे बचें, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। और नॉर्मली अगर आप ओल्ड एज के हैं या फिर आपको
कोई सांस की या दिल की कोई बीमारी है, शुगर है, किडनी रोग है या फिर कैंसर जैसा रोग है, तो ऐसे में बीमारी के काफ़ी बिगड़ने का चांस बना रहेगा। तो ऐसे में ज़रूर धूप के टाइम पे ही वॉक करें तथा साथ में अपना खाने पीने का बहुत ध्यान रखें। तो ऐसे में एक गरिष्ठ खाना, जो बहुत ज़्यादा हैवी लगता है कि गर्मी जाड़े का मौसम है तो हम बहुत गरिष्ठ खाना खा सकते हैं, वो भी एक मिथ है। ऐसे में एक हल्का सुपाच्य खाना खाएं और पानी की मात्रा बनाए रखें। बहुत लोग क्या करते हैं कि जाड़े हैं तो पानी कम पीते हैं, लेकिन हम लोग देखेंगे कपड़े पहने होते हैं, ऐसे में पसीना काफ़ी निकलता है, तो उसमें पानी की कमी कहीं ना कहीं जिसमें इन्फेक्शन होने का चांस भी बढ़ता है। लेकिन इस ठंड के नाते बहुत लोगों को एलर्जी होना और सांस की बीमारियों के रूप में सामने आना एक कॉमन बात है, तो उनको अपना ठंड से बचना चाहिए। बाकी हमारे अस्पताल में सभी डॉक्टर्स की इस तरह की टीचिंग ट्रेनिंग रहती है कि अगर हम मरीज ज़्यादा भी आएँ तो हम लोग उन्हें संभाल सकें। ओपीडी में हमारी सभी सुविधाएं हैं और हमारे इंडोर में भी 750 बेड पर फिलहाल ऐसा कोई अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है कि हम बोलें कि बहुत ज़्यादा मरीज आ रहे हैं, पर हाँ सांस के मरीज कुछ थोड़ा सा बढ़कर आ रहे हैं। उसमें ज़्यादातर वही हैं जिन्होंने अपनी दवाइयाँ छोड़ी हैं या फिर कहीं ठंड में घूमने। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए नामांकन का समय पूरा हो चुका है और सोमवार को नामांकन के आखिरी दिन 532 नगर प्रमुख और नगर अध्यक्ष के साथ 3,995 सभासद और सदस्यों ने अपना नामांकन दाखिल किया है, जबकि प्रदेश के सभी 100 निकायों के लिए 27 दिसंबर से 30 दिसंबर तक कुल 6,496 नामांकन दाखिल हुए हैं, जिनमें नगर प्रमुख और नगर अध्यक्ष के 682 और सभासद और सदस्यों के कुल 5,814 नामांकन दाखिल हो चुके हैं। नामांकन पूरा होने के बाद अब नाम वापसी की प्रक्रिया होगी। इसके बाद प्रत्याशियों की अंतिम सूची तैयार की जाएगी और प्रत्याशी अपना चुनाव प्रचार शुरू कर सकेंगे। इसके लिए राजनीतिक दलों ने रणनीति शुरू कर दी है। सर, अगर आप कोई संशोधन आ जाएगा तो आप सभी को अवगत कराना चाहूँगा, कल हमारी नामांकन की अंतिम तिथि थी और अंतिम तिथि उपरांत जो हमारा कुल निकल के आया है, नगर निगम में टोटल नगर प्रमुख के लिए 103 जो है उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। अगर मैं अध्यक्ष की बात करूं तो अध्यक्ष नगर पालिका परिषद हेतु 284 जो है अभ्यर्थियों ने नामांकन अपना दाखिल किया है और 295 किया है अध्यक्ष नगर पंचायत पद हेतु। और सभासद सदस्यगण की मैं बात करूं तो नगर निगम में सभासद के लिए टोटल 2,325 लोगों ने अपने जो है नॉमिनेशन फाइल किए हैं। नगर पालिका परिषद में 1,922 सदस्यों द्वारा जो है अपनी उम्मीदवारी नॉमिनेशन फाइल किए गए हैं और नगर पंचायतों में जो है 1,567 सदस्यों द्वारा के लिए उम्मीदवारी की गई है। एक तो हुआ बिल्कुल मेल अध्यक्ष। काशीपुर नगर निगम चुनावों ने दिलचस्प मोड़ ले लिया है। मेयर पद के लिए दायर 8 नामांकन पत्रों पर किसी भी तरह की आपत्ति दर्ज नहीं की गई है। रिटर्निंग ऑफिसर ने पुष्टि करते हुए बताया कि सभी उम्मीदवार अब आधिकारिक रूप से चुनावी मैदान में है। कल नाम वापसी है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। मेयर पद की कुर्सी पर कब्जा जमाने के लिए उम्मीदवारों ने अपने अपने प्रचार अभियान को आक्रामक रूप से तेज कर दिया है। जनसभाओं और रैलियों में जनता को लुभाने के लिए वादों की झड़ी लगाई जा रही है। नामांकन के बाद एक निर्वाचन के प्रक्रिया के अंतर्गत नामांकन पत्रों की संवीक्षा स्क्रूटिनी का होता है। वो स्क्रूटिनी का कार्य आज सुचारू रूप से चल रहा है। अभी तक हमारे जितने भी प्रपत्र प्राप्त हुए थे उनमें से और जितने कैंडिडेट 8 कैंडिडेट थे सभी के प्रपत्र स्वीकृत हैं और कोई भी आपत्ति नहीं आई। आपत्ति के लिए प्रॉपर आवाज लगाया गया और कोई भी व्यक्ति किसी के प्रत्याशी के विरुद्ध आपत्ति करने के लिए उपस्थित नहीं हुआ और सारे अभिलेखों को सही ढंग से निर्वाचन आयोग के नियमावलियों के नियमों के अधीन उनकी समीक्षा की गई और सभी प्रपत्र सही पाए गए। कर रहे हैं। अच्छा, आज नामांकन के बाद नामांकन प्रपत्रों की समीक्षा का तारीख है और नगर निगम प्रमुख के पद हेतु
8 उम्मीदवारों के द्वारा नामांकन दाखिल किया गया था। सभी प्रपत्रों की नियमावली के अंतर्गत और सभी जो उसके चेक पॉइंट है उसके नजर रखते हुए सभी प्रपत्रों की जांच की गई। जांच में सारे प्रपत्र सही पाए गए और 8 उम्मीदवारों के प्रपत्रों की सभी जांच पूर्ण हो चुकी है और सभी सही पाए गए। उत्तराखंड के 15 अस्पतालों में मोतियाबिंद ऑपरेशन सप्ताह आयोजित किया गया था। इस दौरान निशुल्क नेत्र परीक्षण, परामर्श और मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए गए थे। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विवि और से आयोजित नेत्र रोग जागरूकता गोष्ठी एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन सप्ताह का शुभारंभ किया गया था। इस अवसर पर गीता जैन ने कहा कि निशुल्क नेत्र शिविर 1 हफ्ते और बढ़ाया गया है। जो ऑपरेशन होंगे उसमें चश्मे भी उनको फ्री दिए जाएंगे। जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं होंगे उनकी भी निशुल्क नेत्र जांच होगी। आंखें ईश्वर का सबसे अनमोल उपहार है, जिनकी देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि आज की आधुनिक जीवन शैली, मोबाइल, टीवी और डिजिटल उपकरणों के अत्यधिक उपयोग के कारण आंखों पर दबाव और बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि बढ़ती उम्र के साथ नेत्र रोगों की चुनौतियों का सामना करना आम बात है। ऐसे में ये अभियान समाज के लिए सभी वर्गों के लिए लाभकारी होगा। डीसी साहब और गवर्नर साहब का ये इसमें उन लोग का बहुत बड़ा प्रयास था, उन लोग का संकल्प था कि इस बार जो हम ऑपरेशंस करेंगे जिनके पास आयुष्मान नहीं भी है उनका भी फ्री हो और चश्मा भी उनको फ्री दिया जाए और सारी सुविधाएं। तो उसके लिए फिर अलग से हम लोग व्यवस्था बनाई थी कि जिन पेशेंट्स के पास मान लीजिए आयुष्मान नहीं भी है तो उनका भी हम फ्री कर पाएँ। तो अच्छा रिस्पॉन्स हुआ, इसीलिए हम उसको 1 हफ्ते तक और एक्सटेंड कर रहे हैं। देखिए, आप ओपीडी की बात करें, ओपीडी कॉजेज ऑफ प्रॉब्लम्स, तो ओपीडी की कॉजेज तो आजकल डिजिटल एरा है, तो कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, स्क्रीन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन अगर सर्जिकल कॉजेज की बात करें तो सर्जिकल कॉजेज तो लगभग सिमिलर ही होते हैं, वो ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता। तो उसमें कैटरेक्ट, ग्लोकोमा, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ये सारे सर्जिकल कॉजेज होते हैं। ओपीडी के कॉजेज जो यंग एज में हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं, जैसे जनरली देखा होगा ठंड के महीने में सिर्फ बूढ़े मरीज आते थे, उनको मोतियाबिंद कराना होता था। कैटरेक्ट सीजन बोलते थे क्योंकि बहुत बड़ा चीरा लगता था, बहुत सारे टाँके लगते थे, तो उनके अंदर था कि इन्फेक्शन का रिस्क कम होता है, इसलिए ठंड में ही कराते थे ऑपरेशन। तो वही ट्रेंड अभी भी चला आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज की तारीख में लेजर से ऑपरेशन होते हैं, मतलब बहुत ही मिनिमम इंसिजन फेको सर्जरी होती है 2 मिलीमीटर, 1.8 मिलीमीटर। तो अब ऐसा सीजन जैसा रोल नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों के मन में है कि ठंड में ही ऑपरेशन कराना, इसलिए ठंड में कैटरेक्ट के मरीज ज़्यादा आते हैं। बाकी तो हम साल भर करते हैं दून अस्पताल में, तो हम लोग अब नैनीताल में न्यू ईयर का जश्न देखते ही बना। देश भर से नववर्ष एंजॉय करने पहुंचे लोगों ने डीजे फ्लोर पर धमाल मचा दिया। वर्ष 2024 को विदा और 2025 के स्वागत के लिए पर्यटक नैनीताल पहुंचते हैं। न्यू ईयर के मौके पर पर्यटक होटलों, मॉल रोड, बाजार आदि में एंजॉय करते दिखे। पर्यटकों ने डीजे फ्लोर में थिरकते हुए सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। पर्यटकों ने लजीज पकवानों का लुत्फ उठाया। होटलों की तरफ से पर्यटकों के लिए डांस कंपटीशन, खेल प्रतियोगिता, लकी ड्रॉ आदि रखा गया था। पर्यटक नैनीताल के खुशनुमा माहौल में खुश नजर आए। नैनीताल की ठंड से बचने के लिए होटल प्रबंधन ने भी अपने मेहमानों के लिए पुख्ता इंतजाम किए हुए थे। पहाड़ों में बनाया है नैनीताल में, और इससे खूबसूरत कुछ नहीं हो सकता है और सब कुछ बहुत अच्छा है और सबको नए साल की बहुत शुभकामनाएं। रेजोल्यूशन यही है कि खुश रहो और सबको खुश रखो। हर साल आयोजन करते हैं। इस बार जो हमने रेजोल्यूशन के बाद नया होटल खोला तो उसके बाद हमने थोड़ा सा डिफरेंट किया और बैंड और ये सब थोड़ा सा अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव किया है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं लोगों ने बहुत एंजॉय किया न्यू ईयर प्रोग्राम को। और 2025 आप सभी लोगों के लिए मंगल में हो। माई बेस्ट विशेस टू एवरीवन, आपके जितने भी व्यूअर्स हैं सभी को वेरी हैप्पी न्यू ईयर। हम सबसे बड़ा हमारा एक इशू है कि नैनीताल में टूरिज्म को कैसे प्रमोट किया जाए, तो जितने की हमारी फोटोग्राफी।
नववर्ष की पूर्व संध्या पर पुलिस व्यवस्थाओं का जायजा लेने एसएसपी देहरादून द्वारा नगर के विभिन्न ड्यूटी पॉइंटों पर निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान एसएसपी देहरादून द्वारा काफी संख्या में बाहरी प्रदेशों से पर्यटकों के देहरादून आगमन के दृष्टिगत सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था के संबंध में उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। इस दौरान एसएसपी द्वारा विभिन्न ड्यूटी पॉइंटों पर जाकर नियुक्त पुलिस बल को ब्रीफ करते हुए अच्छी ड्यूटी करने वाले पुलिस कर्मियों की सराहना करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया गया। साथ ही बाहरी प्रदेशों से आने वाले पर्यटकों के साथ अपने व्यवहार को सौम्य रखने तथा जश्न की आड़ में हुड़दंग करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के संबंध में अधीनस्थों को निर्देश दिए गए। नववर्ष की पूर्व संध्या पर आम जन को असुविधा से बचाने के लिए पुलिस द्वारा की गई व्यवस्था की आम जनता द्वारा सराहना करते हुए एसएसपी देहरादून को धन्यवाद दिया गया। साफ मौसम और चटक धूप के बीच जिले के पर्यटन स्थलों पर नए साल का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटकों का आगमन हुआ है। न्यू ईयर डेस्टिनेशन के रूप में खासी ख्याति बटोर रहे केदार कांडा, हर्षिल और द्यारा जैसे मनोरम स्थल इन दिनों देश के विभिन्न हिस्सों से पहुंचने वाले पर्यटकों से गुलजार है। आज भी हर्षिल, द्यारा एवं सांकरी क्षेत्र में 3000 से अधिक पर्यटकों का आगमन हुआ है। पर्यटन स्थलों एवं इनसे जुड़े आधार शिविरों पर नए साल का जश्न मनाने के लिए स्थानीय होटल व ढाबा संचालकों तथा पर्यटन व्यवसायियों के द्वारा बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई थी। मनोरम बर्फ से लकदक केदार कांठा सहित इसके आधार शिविर सांकरी कोटगांव क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे हैं। इसी तरह द्यारा बुग्याल क्षेत्र में गोई बरनाला की कैंपिंग साइट्स के अलावा इसके आधार शिविर में स्थित रेथल एवं बारसू आदि गांव में भी पर्यटकों की काफी चहल पहल बनी हुई है। उधर हर्षिल कस्बे में आकर्षक सजावट करने के साथ ही नए साल के जश्न के लिए तैयारियां की गई थी। हर्षिल क्षेत्र में भगौरी, धराली आदि गांव में स्थित होटल व होम स्टे भी पर्यटकों से भरे पड़े हैं। पुलिस प्रशासन के द्वारा भी नववर्ष पर पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। कोटद्वार में एक युवक ने नशे की हालत में जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान युवक ने पुलिस की गाड़ी तक तोड़ डाली। पुलिस को सूचना मिली कि दो युवक आपस में लड़ाई कर रहे हैं। इस दौरान 112 गाड़ी में पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो युवक ने पुलिस के साथ गाली गलौज शुरू कर दी और इसके बाद गाड़ी का शीशा भी फोड़ डाला। युवक नशे में धुत था, जिसके बाद पुलिस युवक को थाने ले आई। युवक का वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। रुड़की से मेयर पद पर भाजपा से 3 दर्जन के करीब लोगों ने दावेदारी की थी। भाजपा द्वारा ललित मोहन अग्रवाल की धर्मपत्नी अनीता अग्रवाल को टिकट देकर रुड़की मेयर पद से प्रत्याशी बनाया गया है। इसके बाद से ही भाजपा के कार्यकर्ताओं में भाजपा प्रत्याशी को लेकर विरोध पनप रहा है। प्रत्याशी को लेकर भाजपा के कार्यकर्ताओं का कहना है कि पार्टी द्वारा ललित मोहन अग्रवाल की पत्नी को प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि ललित मोहन अग्रवाल को क्षेत्रीय लोग जानते तक नहीं है। उनका लोगों के बीच भी आना जाना कम है और इसी के चलते अब ये सवाल उठता है कि ऐसा प्रत्याशी जिसे रुड़की की जनता जानती तक नहीं, तो भाजपा प्रत्याशी मेयर की सीट जीतकर कैसे रुड़की में कमल का फूल खिलाएगा। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि भाजपा को ऐसे व्यक्ति को प्रत्याशी बनाना चाहिए था जो हमेशा लोगों के बीच में रहा और जनता में पहचान रखता हो। भाजपा ने ऐसे व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया है। उससे लगता है कि इस बार अन्य दलों के प्रत्याशियों का जीतना बड़ा आसान हो गया है। ये भारतीय जनता पार्टी ने जब ऐसे एक कार्यकर्ता पर दांव खेलते हुए नहीं सोचा कि मैं भारतीय जनता, क्योंकि मैंने अभी बताया कि भारतीय जनता पार्टी संगठन को नुकसान पहुंचाने का कार्य लगातार पिछली 4 योजनाओं से अब 5वीं योजना में भी एंट्री हो गई है कि वो इसे नुकसान पहुंचाने का बरकरार कार्य रखे हुए हैं। तो यहाँ पर जिस प्रकार एक गुट हावी रहा, बाकी 98% लोगों का क्या होगा चुनाव में जो है, और आशंका ही आशंका नजर आ रही है। मुझे तो लगता है कि टिकट वितरण में भाजपा
जो हम लोग इनको अपना मातृ संगठन मानते हैं, मैं काफ़ी समय से आरएसएस से भी जुड़ा रहा, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हमारे इस भाजपा के नेतृत्व से जो इसके लिए जिम्मेदार है, उनसे बड़ी भारी चूक हुई है। और ये टिकट वितरण जो है, जो संभावित अच्छे और जनता से जुड़े हुए प्रत्याशी थे, उनको नजरअंदाज किया है और इससे कुछ न कुछ नुकसान उठाना पड़ेगा। और पिछले 2 चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी की जीत का कारण यही है कि इसमें नेतृत्व को विचार करना चाहिए। के बल में बटा जी, क्योंकि चुनाव टिकट जो बट रहे धन बल के उस पर बटे जी। ये ललित मोहन कौन है? ये रुड़की में रहे जी। इस तरह का प्रत्याशी बीजेपी को बजी यशपाल लाना जीतता है यहाँ तक, उसी को लोग चाह रहे हैं। भाई उसने पहले भी काम करे, बोर्ड भी बढ़िया चलाया जी, इसलिए उसकी जो छवि भी है बढ़िया, जो जानते भी लोग हैं। अभी ना ललित मोहन जो कौन जाने, कोई नहीं जानता। ऐसा क्यों हो रहा है? पता नहीं कहाँ से लावा निकाले थे बीजेपी वाले। जो कार्यकर्ता पुराने उन्होंने पुराने को कार्यकर्ता किसी को नहीं पूछते, नवे गुलामा निकाले थे जी। तो जहाँ से भी लावा, जो जानता ही नहीं किसी को। हमने तो ललित मोहन को आज तक देखा नहीं। पूर्णा रोड के शहर में हम भी भाजपा के कट्टर थे, अगर मजबूरी में देनी पड़ेगी यशपाल लाना को। ये मेरे ख्याल से जो रुड़की नगर निगम में मेयर पद के लिए टिकट बटे हैं, बहुत ही गलत तरीके से बटे हैं। जो पैसे वाले हैं उनको टिकट मिल रहे हैं, जो कार्यकर्ता जहाँ कार्य कर रहे हैं, साल भर से 10 साल से 20 साल से इस रुड़की शहर में कार्य कर रहे हैं, जिसको सब लोग जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, जो लोग दुख सुख में खड़े हैं, उनको छोड़कर अन्य किसी व्यक्ति के लिए टिकट दे रहे हैं। मेरे हिसाब से तो बहुत गलत किया है। इस हिसाब से बीजेपी, मैं कहता हूँ शायद 4थे नंबर पर ना जा रही हो यहाँ पे। गलत है जो ये ललित मोहन टिकट दिया है, ना तो ये कोई समाज में आया, ना कुछ नाम जानते हैं इसे, या ना ये जो है ललित मोहन पहले भाजपा में था। इंजन साहब का जो चल रहा था टिकट का नाम, दीपा जैन भाभी जी हमारी, उनका नाम चल रहा है, लेकिन उनके कोई वो नहीं। नगर पंचायत लालकुआं से कांग्रेस की प्रत्याशी डॉक्टर अस्मिता मिश्रा के नामांकन दाखिल करने के बाद उन्हें कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। इसी क्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रविशंकर तिवारी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि कांग्रेस ने डॉक्टर अस्मिता मिश्रा को कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतारा है। डॉक्टर अस्मिता मिश्रा एक शिक्षित है और सामाजिक महिला है और उनके ससुर पूर्व चेयरमैन राम बाबू मिश्रा ने लालकुआं के चेयरमैन पद पर रहते हुए नगर में तमाम विकास कार्य किए हैं, इसलिए क्षेत्र में उनको विकास पुरुष के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कहा, नगर की प्रबुद्ध जनता के आशीर्वाद से पूर्व चेयरमैन रामबाबू मिश्रा की पुत्र वधू डॉक्टर अस्मिता मिश्रा को जिताने के लिए कांग्रेस पूरे दमखम से चुनाव लड़ेगी और डॉक्टर अस्मिता मिश्रा भारी मतों से जीतेंगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रविशंकर तिवारी ने कहा कि अध्यक्ष पद पर कांग्रेस का किसी से कोई मुकाबला नहीं है और कांग्रेस एक तरफा चुनाव जीत रही है। निश्चित रूप से हमारा हर तरीके का पार्टी के लिए सहयोग रहेगा। हर तरीके से हम प्रयास करेंगे कि पार्टी के उम्मीदवार अच्छे वोटों से जीते और नगर का विकास हो सके। अभी तो कल पर्चा दाखिला हुआ है, अभी तो ये भी पता नहीं है कौन कौन मैदान में है, तो ये 2-3 दिन के अंदर जब पता लग जाएगा। हम तो कह रहे हैं कि हमारा किसी से मुकाबला ही नहीं है, कांग्रेस मौजूद है। चलिए, उत्तराखंड के इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।